तो किया जा रहा है एक तरीके से। नहीं, फिर भी वोट में दोनों के बीच में सिर्फ लगभग 3% का फर्क है। 3% बहुत होता है तो 1% पे सत्ता पलट जाती है। नहीं, वो स्वाभाविक है, तो एक वोट से आदमी जीत और हार जाता है, लेकिन फिर भी 3% का फर्क है केवल। नहीं, उसमें तो मैं तो उस समय जो देख रहा था, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों इस बात पे लगे थे चाहे हमारी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी हारे तो उन्होंने बीएसपी को बहुत हद तक सहयोग किया। और आज भी बीएसपी कांग्रेस की अंदरूनी रूप से एक समझौता है, इसको हम इनकार नहीं करते। नरेश जी, यहाँ पर आपको मैं रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हम यूं गए और यूं आए, उसके बाद फिर जारी रखेंगे नरेश अग्रवाल जी के साथ ये विशेष कार्यक्रम। लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे काला धन वापस लाएंगे। संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। नरेश जी, लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार में आएगी ये जानना है तो किसी राजनीतिक पंडित की भविष्यवाणी पर भरोसा मत करिए। नरेश अग्रवाल के मूव को देखिए। नरेश अग्रवाल किधर जा रहे हैं, वही पार्टी सत्ता में आएगी। चाहिए तो अच्छा ही है, कम से कम थर्मामीटर तो हुए कौन सरकार आ रही है। ये तो तमाम जोशी घोषणा करते हैं लेकिन उस घोषणा नहीं निकलती है। देखिए, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ जी, और हमने राजनीति में बहुत संघर्ष किया, बहुत हमको कठिन दौरों से गुजरना पड़ा। 80 में मैं मेले हुआ, 84 में मेरा टिकट काट दिया गया, पार्टी के साथ रहा। 89 में फिर मेरा टिकट काट दिया गया, इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर कांग्रेस में चला गया। 89 लड़ा, 91 लड़ा, 93 लड़ा, 96 लड़ा। मैं जनता के बीच हरदम रहता हूँ और मुझे मालूम है जनता का इच्छा क्या है। मैं इस मामले में बहुत दूरदर्शी हूँ। मैं बहुत जल्दी परख लेता हूँ कि जनता क्या चाहती है और मैं उस परखने के आधार पर अपने निर्णय को लेता हूँ। जहाँ तक हमें अपना चुनाव जीतने की बात है, उसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। मुझे या मान के चलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी उस पर मैं चुनाव जीत रहा हूँ जी। मैं तो आज ईश्वर कृपा है कि हमारी जात के लोग उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ देख रहे हैं। जब से राज्यसभा में आरक्षण वाले मुद्दे पे हमने खुल के विरोध किया, पूरा सवर्ण, बैकवर्ड, माइनॉरिटी इस बात को देख रहा है। एक काला कानून बनाने से नरेश ने रोका और मेरे निर्णय से अगर सरकार बनती है तो मैं समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं जाएगी, वो तो बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। मैं समाजवादी पार्टी के साथ मैनुद्दीन हरदोई के मंच पे साफ साफ कहा कि नेताजी ये गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूँ अपनी जनता के। लाखों की जनता थी हरदोई की, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। मुझे आपसे अच्छा नेता न था, न है, न मिलेगा। और ये बात मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं चटकारता बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं बहुत विरोध भी नेताओं का करता हूँ। जिंदगी में मैं लड़ते ही रहा। नारायण दत्त जी से मेरा बहुत लड़ाई हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लड़ाई हुई, अरुण नेहरू ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मैं लेकिन संघर्ष करता रहा। मुलायम सिंह में सबसे बड़ा अगर गुण है तो ये है, अपनी बुराई अपने मुंह पे सुन लेता है। जो नेता अपनी बुराई अपने मुंह पे सुन ले, उससे बड़ा व्यक्ति राजनीति में नहीं हो सकता। नरेश जी, 97 का वो जो दौर था, मेरे ख्याल से अक्टूबर का महीना था, वो कल्याण सिंह की सरकार गई, फिर रीइंस्टेट हो गई। उस दौर में जो आपकी भूमिका थी, आप उस सरकार में मंत्री थे, फिर जगदम्बिका पाल की सरकार आई, उसमें आप अगर मैं सही याद करूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और फिर वापस कल्याण सिंह जी की सरकार में। तो उस फ्लक्चुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे आज इतने बरस बाद? नहीं था जी। 97 में हमने प्री प्लान होके हम अटल जी से पहले मिल लिए थे,
हम 22 लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम लोग तोड़ेंगे, समय आने पे तोड़ेंगे जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जैसे 6 महीने पूरे हुए, इधर समर्थन वापस हुआ, उधर हम लोगों ने अपनी पार्टी को तोड़ा। अटल जी विदेश में थे, उनसे विदेश में बात करी। बात करने के बाद हमने जाकर घोषणा करी, पार्टी बनाई। जितेंद्र प्रसाद जी का साथ छोड़ने में मुझे तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उसमें जितेंद्र प्रसाद भी कुछ ऐसे लोगों से घिर गए थे, निर्णय सही नहीं ले पा रहे थे, जबकि मेरा बहुत सम्मान करते थे जी। और मेरी कभी बात नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन मैंने अपना बड़प्पन रखा। जिस समय मैं पार्टी तोड़ने जा रहा था, मैं जितेंद्र प्रसाद जी के घर गया, मैंने उनके पैर छुए, मैंने भाई साहब आज एक बहुत कठिन निर्णय लेने जा रहा हूँ। तो हंसे, कहने लगे कुछ मुझे मालूम हो गया है। हमने कहा आपको सब तो मालूम हो गया, और ये 3 MLA जो आपके साथ बैठे हैं, अभी हम बाहर निकलेंगे, तीनों मेरे साथ चले जाएंगे और हम लोग जाके नई पार्टी बना रहे। हमने पार्टी बनाई। पाल ने जो किया एक धोखा था, किसी को नहीं बताया पाल ने। ये तो बहुत बड़ा गद्दारी थी, विश्वासघात पाल ने किया। उस विश्वासघात से उसमें बचने के लिए, उन साथियों को वापस लाने के लिए मुझे निर्णय लेना पड़ा, उन्हें चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलवानी पड़ी। लेकिन दूसरे दिन हमारी कल्याण सिंह जी अटल जी से बात हो गई थी और हमने कहा था ये हम निर्णय लेंगे, आप इतना साथ दे दीजिएगा। और उसके बाद हमने पाल को हटा दिया। और पाल की वो गद्दारी थी, मैंने उसको हरदम उसको अच्छा नहीं माना, क्योंकि एक जो हमारा कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट वो पूरा कर रहे थे, हमें भी कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। उससे हमारी साख गिरी थी, वही उससे साख गिरी हमारी। लेकिन फिर उस साख को बनाने मुझे समय लगा। हमने अपने को फिर खड़ा किया, उनके साथ खड़े रहे, सरकार चलाई। लेकिन राजनाथ सिंह बहुत इगोइस्ट लगे मुझे। वो बड़ी जल्दी में थे सब कुछ पाने के लिए, चीफ मिनिस्ट्री से लेकर शायद उसके ऊपर सब पे पद पाने में बहुत जल्दी में थे। उस जल्दी में वो उन साथियों को नहीं देख पाया कि कौन साथी उनका लंबे समय तक साथ देगा। उन्हें जल्दी में लगा कि उन सबको निकाल के बाहर कर दो जो उनके रास्ते में अवरोधक हो। अगर उनका बस चलता तो कलराज जी, लालजी टंडन, वो उन सबको भी बाहर कर देते। वो उनकी पार्टी का मामला था, नहीं कर पाए, हम अलग से थे, उन्होंने हमारे साथ ही किया। और उस दिन के बाद से फिर कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लौट कर भी नहीं आए वो, और न लौट के आएंगे वो, ये मैं कह दूं। हाँ, वो आखिरी मुख्यमंत्री थे भाजपा के। न आएंगे भी भविष्य में। अगर वो इसमें सोच रहे हो कि कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो नहीं होगा, चाहे मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए, या आप जो कहते हैं नरेश जो कह देते वो होता है। मैं कह अच्छा, कल्याण सिंह जी के बारे में क्या की ओपिनियन है? उनको एक एज ए लीडर कैसे डिफाइन करेंगे? आपने बहुत सारे लोगों के बारे में बोला। वो बोल्ड थे, इच्छा शक्ति थी, दृढ़ थे, लेकिन पता नहीं किन चीजों से घिर गए थे वो। एक उनके अंदर जो बहुत बड़ी कमी थी, जिद। वो जिद्दी बहुत थे, जिद बहुत। अटल जी से जब उनका झगड़ा हुआ जी, पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा था, हमने 4 सीटें दी गई। कल्याण सिंह जी ने हमको बुलाया और कहने के नरेश जी आप सभी सीटों को लोकतांत्रिक कांग्रेस को लड़ाइए। हमने कहा भाई साहब इस संभावना में 4 सीटें दी गई, हम 4 ही लड़ाएंगे। कहने के देखो जो बीजेपी का भविष्य होने जा रहा है, मैं ये पर्चा तुम्हारे सामने लिफाफे में बंद कर रहा हूँ, रिजल्ट यही आएंगे, तुम मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको एक राय दे रहा हूँ, आप ये मत सब करिए। इस समय अटल जी का एरा चल रहा है, अटल जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि पब्लिक में एक जो सिंपैथी अटल जी के प्रति है। लेकिन जिद्दी थे, जिन्होंने जिद की, उसका नतीजा सामने आया। उसके बाद भी मैं अटल जी पास गया, मैं चाहता था कल्याण सिंह जी अटल जी में टकराव ना हो। अटल जी हंसे, उन्होंने हमसे कहा अच्छा तुम ट्राई करके देख लो। मैं फिर गया कल्याण सिंह जी के पास, वो उस समय इनको केंद्र में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी जिद थी, मैं किनारे हट गया। जो होना था हो गया। नरेश जी, एक सवाल कांग्रेस पे पूछूंगा, कांग्रेस का भी लंबा अनुभव आपको। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लोग नहीं समझ पा रहे। वो रिश्ते हैं ही नहीं हमारे उनके, हम 2 अलग अलग राह पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे उनके नहीं, हम उनके साथ कब रहे? कभी उनकी सरकार जब जब बची तो आपके कारण बची, समाजवादी पार्टी के कारण। अच्छा अभी ले लीजिए, ठीक है, नेताजी ने कहा हम समर्थन तुम्हारे वापस नहीं, सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत न मिले, लेकिन आप ही लोग जब संख्या दिखाते हैं तो समाजवादी पार्टी के अगर 21 MLA आज की तारीख को समर्थन विड्रा कर लें तो भी सरकार कहां पर से गिर रही? आप संख्या जोड़ के बता दीजिए, आप फिर जोड़ लीजिए, फिर हमसे दोबारा पूछिए। नहीं, लेकिन जब आप कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस हमारी सुनती नहीं, कांग्रेस समर्थन देने वाले की राय का सम्मान नहीं कर रही, कांग्रेस जन विरोधी फैसले ले रही, कांग्रेस गरीब विरोधी फैसले ले रही, व्यापारियों का हित
पर कुठाराघात हो रहा, जब 100 कमियां, तो कांग्रेस के साथ क्यों? कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब गिरना होता है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ कुआं होता है। गिरना है तो किस में गिरे आदमी को सोचना पड़ता है कि खाई में गिरे या कुएं में। तो जो लेस होता है उसको आदमी चूज करता है। ये ठीक है, उनके निर्णय अलोकतांत्रिक हैं, जनप्रिय नहीं है, जनता के हित में नहीं है, व्यापारी विरोधी हैं। हमने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हम FDI को नहीं लागू होने देंगे, लेकिन हमारे सामने ये भी सवाल था कि अगर सांप्रदायिक ताकतें आ गई और देश को गुजरात बना दिया गया तो देश का बंटवारा कहीं न हो जाए। हमने उन चीजों को देखते हुए अपना समर्थन मुद्दों के आधार पर जारी रखा, हमने ब्लाइंड समर्थन नहीं दिया। लेकिन नरेश भाई, आप रायबरेली में रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं कन्नौज का, वो अनाउंस कर देते हैं कोलकाता में। तो वैसे भी सोनिया जी को कौन रायबरेली में हरा देगा, आप ये बता दीजिए। नहीं, ये वो अलहदा चीज है, लेकिन फिर भी इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग चुनाव लड़े, पंडित जी के खिलाफ लड़े, वाजपेयी के खिलाफ लड़े। और पार्टियां भी लड़ेंगी, क्या अंतर पड़ता है? और पार्टियां भी तो लड़ेंगी, और पार्टियां नहीं लड़ेंगी। लेकिन जनता भ्रम में पड़ जाती, वो देखती है कि कन्नौज में कांग्रेस नहीं खड़ी होती और रायबरेली में सपा नहीं खड़ी होती। तो कन्नौज में तो भाजपा भी नहीं खड़ी हुई। हम भाजपा किस कैंडिडेट को छोड़े दे रहे हैं? वो भी तो नहीं खड़ी हुई। नहीं, भाजपा वाले के पास एक एक्सक्यूज है कि हम टाइम से पहुंच नहीं पाए, वहां एक्सक्यूज है। कांग्रेस ने घोषित करके कहा, अपना निर्णय है कि हम रायबरेली से नहीं लड़ाएंगे, ये उनका अपना निर्णय। उनके निर्णय पर हम लोग को टिप्पणी नहीं करते, वो दूर की सोच के निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय ले लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि बड़ा भारी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है जिस पर विचार करें। एक निर्णय है उनका कि सोनिया जी के खिलाफ नहीं लड़ाएंगे, लेकिन राहुल जी के खिलाफ तो लड़ा रहे हैं। तो उसमें अंतर कहाँ बहुत पड़ गया? एक मैसेज जरूर जाता है। नहीं, मैसेज अगर दोनों खिलाफ न लड़ाए तो जाए। अगर सोनिया जी 50-50 सोनिया जी ये पार्टी के नेशनल लीडर हैं, उन्होंने तय किया उनके खिलाफ नहीं लड़ाएंगे, वो उत्तर प्रदेश से ही हैं और देश के सर्वोच्च नेता हैं। तो अगर इसका निर्णय लिया तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में बड़े नेताओं के खिलाफ और पार्टियों को नहीं लड़ाना चाहिए। कि पहले होता था कि जो बड़ा नेता होता था उसको लोग वैसे ही चुन देते थे जी कि जाए राष्ट्रीय हित में निर्णय ले, लेकिन ये परंपरा लोगों ने तोड़ी आके। अगर मुलायम सिंह जी इन परंपरा को जिंदा कर रहे हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए सबको। इसमें अदर दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहां चप्पे चप्पे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य अब बलिया में जीआरपी पर लगा सनसनीखेज आरोप। बलात्कार पीड़ित महिला को गांजा रखने के आरोप में भेजा जेल। जीआरपी के सिपाही पर है बलात्कार का आरोप। कानपुर की विशेष अदालत ने अनिल अंबानी और ट्राई को भेजा नोटिस। बिना इजाजत उपभोक्ताओं के मोबाइल पर कॉलर ट्यून लगाने और कमर्शियल मैसेज भेजने का आरोप। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर नहीं मिलेगी सरकारी छुट्टी। अखिलेश सरकार ने मायावती का एक और फैसला पलटा। देहरादून में राज बब्बर का विवादास्पद बयान। अरविंद केजरीवाल को इशारों में कहा छिछोरा। साकेत बहुगुणा का प्रचार करने पहुंचे थे राज बब्बर। यूपी में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने के फैसले पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा आतंकवादियों का हौसला बढ़ाएंगे ऐसे फैसले।
नेपाल के उपराष्ट्रपति रामवरण यादव पहुंचे वाराणसी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बीएचयू कैंपस में कला भवन का भी किया दौरा। संभल में पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं, संभल को जिला मुख्यालय बनाने की मांग, बात न मानने पर आत्मदाह की धमकी।